नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पंचकुला के सेक्टर 32 में बनेगा हरियाणा SSC का नया ऑफिस, CM सैनी ने दी मंजूरी। हरियाणा में ट्रांसजेंडरों को भी मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा को केंद्र ने दिया 3 नए 4 लेन एक्सप्रेसवे का तोहफा, घंटों में सिमटेगी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी। भिवानी में किसान मेले में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 85% तक सब्सिडी समेत कई योजनाओं की दी जानकारी। हरियाणा के इस शहर में 86 कॉलोनियां अवैध, भूलकर भी न खरीदे प्लाट, एक झटके में गंवा बैठेंगे उम्र भर की जमा पूंजी, बताएंगे पूरी खबर। बागवानी से हरियाणा का यह किसान कर रहा है डबल कमाई, जैविक खेती से हो रहे हैं वारे न्यारे। मानेसर में बीजेपी, फरीदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित, हिसार में राडा की बगावत, अनिल विज की नाराजगी के बाद अंबाला में लिस्ट बदली। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच भारत पहुंचा, 112 लोगों के साथ अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान, अब तक कुल 332 लोगों को लौटाया। फ्री में डाउनलोड करें वर्चुअल आधार, यह सभी जगह होता है मान्य, जानिए इसे डाउनलोड करने की प्रोसेस। और दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक टली, अब 19 फरवरी को नया CM तय होगा, 20 को होगी शपथ। और अब खबरें विस्तार से। फरवरी की शुरुआत से ही दिल्ली NCR में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जनवरी में कड़ाके की ठंड के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब हालात ऐसे हैं कि दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों को अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है और आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी की शाम और रात में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 20 फरवरी की सुबह भी बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 और 20 फरवरी को दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। 21 फरवरी से मौसम फिर करवट लेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस महीने का आखिरी पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, लेकिन इस पर भी अभी निगरानी रखी जा रही है। आमतौर पर पिछले वर्षों की तुलना में इस बार फरवरी ज्यादा गर्म रही है। भारतीय वायुसेना गुरुग्राम द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 02/2025 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना आवश्यक है। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बारबार, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि गैर लड़ाकू ट्रेड में भर्ती होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास मैथ्स और साइंस के साथ होनी चाहिए। स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। SC व ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। OBC को 3 साल की छूट रहेगी। PWD को 10 साल की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST और PWD और महिला, ट्रांस वुमेन आदि के लिए निःशुल्क रहेगा। ये भर्ती लगभग 21,000 पोस्टों पर होने जा रही है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव गिगनाऊ में 2 दिवसीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया। मेले में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से कृषि क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं खुल रही हैं। मंत्री ने किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर 85% तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए देसी गाय की नस्ल पर सुधार के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई वैकल्पिक स्रोतों पर जोर दिया है। बागवानी, सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों को अपनाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बागवानी मेले के दौरान 34 प्रगतिशील किसानों को 21,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृषि विभाग और बागवानी विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहाँ किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने मेले का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जागरूक करें।
हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने मानेसर नगर निगम से मेयर पद के लिए सुंदरलाल यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने फरीदाबाद नगर निगम से मेयर पद के लिए लता रानी को टिकट दिया है। पार्टी ने सोना से चेयरमैन पद के लिए ललिता को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और करनाल के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हिसार में मेयर का टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस नेता रामनिवास राणा बागी हो गए हैं। वह आज यानी 17 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राणा लगातार 2 बार हिसार विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उधर बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिजली मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद बीजेपी ने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। अंबाला कैंट नगर परिषद से श्रवण कौर को चेयरमैन का टिकट दिया गया है। 32 वार्डों की लिस्ट में 11 पार्षद उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं, जबकि 2 उम्मीदवारों के वार्ड बदले गए हैं। वहीं पानीपत में भाजपा ने 26 वार्डों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहाँ भाजपा ने जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की पत्नी कुसुम भट्ट को पार्षद का टिकट दिया गया है। उधर करनाल में मंडल उपाध्यक्ष ने जनसभा बुलाकर समर्थकों समेत पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं गुरुग्राम में वैश्य समाज की नाराजगी के बाद भाजपा ने नगर पार्षद का उम्मीदवार बदल दिया। 36 वार्ड वाले नगर निगम गुरुग्राम में भाजपा ने किसी भी वैश्य नेता को टिकट नहीं दी थी। इससे वैश्य समाज नाराज हो गया। उनका कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के बाद अब नगर निगम में भी वैश्य समाज की अनदेखी की गई है। उनकी नाराजगी देख भाजपा ने वार्ड 27 से उम्मीदवार बदल दिया है। पहले यहाँ ब्राह्मण समुदाय से चंचल कौशिक को टिकट दी गई थी, अब उनकी जगह आशीष गुप्ता को टिकट दिया गया है। गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। इस बार कांग्रेस ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में गलती नहीं दोहराई है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने के बजाय सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबियों को भी मेयर टिकट दी गई है। हालांकि हुड्डा गुट के 5 लोगों को टिकट देकर नाराज नहीं किया है। साथ ही भाजपा में भी सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी की चली है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की पसंद का भी ख्याल रखा गया है। करनाल में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता और कांग्रेस ने पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा को मैदान में उतारा है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। दोनों ही पार्टियों ने राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। करनाल में सबसे ज्यादा वोट पंजाबी समुदाय के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बनिया समुदाय के वोट हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मनोज वधवा को टिकट देकर पंजाबी वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं रेणु बाला गुप्ता को टिकट देकर भाजपा न सिर्फ बनिया समुदाय बल्कि रेणु बाला गुप्ता की अच्छी छवि के जरिए 36 बिरादरियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार भी करनाल के टिकट केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कहने पर घोषित किए गए हैं, जबकि स्थानीय विधायक की ऐसी कोई मंशा नहीं दिखाई दी। कांग्रेस की बात करें तो करनाल में मनोज वधवा को टिकट मिला है और मनोज वधवा हुड्डा गुट के नेता है। अब किसको कितनी वोट मिलती है वह तो 12 मार्च को ही पता चल पाएगा। ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याणार्थ हेतु हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। सरकार इन लोगों के पहचान पत्र बनाएगी। ये सभी जिला मजिस्ट्रेट से अपने पहचान पत्र बनवा सकेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक आवेदन के 15 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदक का पहचान पत्र बनाना होगा। इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा ताकि इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अस्पतालों में इनके लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे ताकि इलाज के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो पाए। सरकार के स्तर पर शिक्षा, भर्ती, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन, खेलकूद, विश्राम, मनोरंजन और कार्यालयों में कार्य करने के अवसर सहित किसी भी सरकारी या फिर निजी संस्थान में भेदभाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जैसे कि यूनिसेक्स शौचालय, सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपाय यानी परिवहन और गार्ड और सुविधाएं जैसे कि स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए जाएंगे ताकि वे प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सक्षम हो सके। प्रत्येक शिकायत अधिकारी को शिकायत के 30 दिन के अंदर समाधान करना होगा। नियम लागू होने की तिथि से 2 साल के भीतर सरकार संस्थागत और बुनियादी सुविधाएं जैसे पुनर्वास केंद्र, अस्थायी आश्रय, अल्पावास गृह और आवास, अस्पतालों में अलग वार्ड और प्रतिष्ठानों में शौचालय बनाएगी। हरियाणा में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों के बीच सफर आसान करने और लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं। इन सड़क मार्गों के बनने से लंबी दूरी का सफर मात्र कुछ ही घंटों तक सिमट कर रह गया है। इसी कड़ी में हरियाणा में 3 नए हाईवे के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरियाणा में 3 नए हाईवे के निर्माण को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिनमें अंबाला से दिल्ली, डबवाली से पानीपत और हिसार से रेवाड़ी शामिल है। इन नए 3 नेशनल हाईवे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। अंबाला से दिल्ली के बीच बनने वाला नया नेशनल हाईवे यमुना नदी के साथ साथ बनाया जाएगा। इस हाईवे के निर्माण से दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 2 घंटे तक कम हो जाएगी। इसके निर्माण से जीटी रोड से ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल पाएगी। तो इस नए हाईवे के निर्माण से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के लोगों को दिल्ली जाने के लिए एक नए रास्ते का विकल्प मिलेगा। इस हाईवे को पंचकुला यमुनानगर सड़क मार्ग से भी कनेक्ट किया जाएगा। वहीं पानीपत से सिरसा के चौटाला गाँव तक बनने वाला नया ग्रीनफील्ड
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बीकानेर से मेरठ को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे 14 कस्बों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे को चौटाला गांव में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। यानी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में यह एक्सप्रेसवे निर्णायक भूमिका अदा करेगा। वहीं हिसार से रेवाड़ी तक बनने वाले नए हाईवे को NH 152D से भी जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से लोगों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि खेती में कड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन आमदनी कम होती है। हालांकि कुछ किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाकर शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण चरखे दादरी जिले के किसान ज्ञान सिंह का है। उन्होंने बागवानी के साथ साथ सब्जी उत्पादन भी शुरू किया है, जिससे उन्हें दोगुनी कमाई हो रही है। चरखे दादरी में आमतौर पर रबी सीजन में गेहूं और सरसों तथा खरीफ सीजन में कपास व बाजरा की फसल उगाई जाती है, लेकिन अब यहाँ के कई किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी क्रम में गाँव घसोला निवासी किसान ज्ञान सिंह ने अपने खेतों में नींबू, किन्नू, मौसम्बी और अमरूद के बाग लगाए हुए हैं। पिछले 9 से 10 सालों में लगातार अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे अपने बाग में सीजनल सब्जियां जैसे गोभी, टमाटर और मिर्च भी उगाते हैं, जिससे उनकी मजदूरी और अन्य खर्चे भी निकल जाते हैं। इस तरह फल और सब्जी उत्पादन से उन्हें अतिरिक्त मुनाफा हो जाता है। खास बात यह है कि वे टमाटर, गोभी, मिर्च और प्याज के पौधे भी खुद तैयार करते हैं, जिससे उनकी लागत और अधिक कम हो जाती है। ज्ञान सिंह अपने खेतों में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते और अन्य किसानों को भी वे जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हैं। वे खेत में गोबर की खाद और जीवामृत घोल तैयार करके उसका ही उपयोग पौधों में खाद के रूप में करते हैं। उनका मानना है कि इस पद्धति से उगाई गई सब्जियां और फल न केवल स्वाद में बेहतर होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। वे कहते हैं कि जैविक खेती के पहले 1 से 2 साल में उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बाद में इसका कोई असर नहीं पड़ता। इससे न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, बल्कि लोगों को भी जहर मुक्त उत्पाद मिलते हैं। हरियाणा में यदि आप भी प्लाट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से देख लें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी जीवन भर की पूंजी एक झटके में तबाह हो जाए। रोहतक के डीसी धीरेन्द्र खटकड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों में खरीद फरोख्त न करें। उन्होंने बताया कि नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा 86 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई है। रोहतक डीसी धीरेन्द्र खटकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 86 इन अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई यानी तोड़फोड़ व FIR अमल में लाई जा रही है और भविष्य में भी उपरोक्त के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये चिन्हित कॉलोनियां नियमितीकरण पॉलिसी के तहत नहीं आती हैं, इसलिए अपनी उम्र भर की मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी को डीलर या फिर भूमाफियाओं के झूठे बहकावे में आकर व्यर्थ में न गवाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से पहले उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने बताया कि 86 अवैध कॉलोनियों की सूची स्थानीय तहसील कार्यालय एवं लघु सचिवालय में चस्पा दी गई है। ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी यानी सूचना पर अवश्य गौर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को अपना नया ऑफिस मिलने वाला है। साल 2026 में हरियाणा SSC के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। नए भवन के लिए जमीन को CM नायब सिंह सैनी की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये भवन पंचकुला के सेक्टर 32 में बनेगा। HSVP हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। 1 एकड़ जमीन में बनने वाले भवन का डिजाइन भी जल्द तैयार होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तैयारी कर रहा है कि 1 एकड़ में ऐसा भवन बनाया जाए जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। दूर दराज से आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं भी होगी। साथ ही आयोग के चेयरमैन या फिर सदस्य उनकी बात सुन सकेंगे ताकि वक्त पर किसी भी समस्या का हल किया जा सके। काफी संभावना है कि साल भर में इस भवन का निर्माण कर आयोग का ऑफिस सेक्टर 32 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आयोग में जितने भी काम बटे हुए हैं उनके लिए अलग अलग रूम होंगे। सीक्रेसी ब्रांच भी एक अलग से मंजिल पर मौजूद होगी। खास बात यह है कि पूरे ऑफिस में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। कार्यालय में आने जाने का समय नोट किया जाएगा। जो भी व्यक्ति काम के लिए नए ऑफिस में आएगा उसके लिए हर कार्य की अलग से विंडो बनेगी। यहाँ पर कर्मचारी बैठेंगे। ये कर्मचारी हर समस्या को नोट करेंगे, जैसे कि कितने बजे उनको शिकायत मिली, शिकायत के समाधान के लिए कितना समय लगा, अगर पेंडिंग है तो इसकी सूचना भी आयोग के बड़े अफसरों के साथ शिकायतकर्ता को देनी होगी। युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग की ओर से पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल पर कहीं से भी कोई भी युवा परेशानी भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी कर्मचारी ने काम में देरी की तो कार्रवाई भी होगी। पोर्टल को जल्द लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 एक ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग पहुंचे। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अधिकारी डिपोर्ट लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें बाहर आने में 3 से 4 घंटे लगे। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वोल्वो बस लेकर पहुंचे। ऐसे में पंजाब सरकार भी बसों में लोगों को उनके घर छोड़कर आएगी। वहीं शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर
एयरपोर्ट पर पहुंचा था। महिलाओं बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं पुरुषों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर लाया गया। इस तरह अब तक 332 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो आज यानी सोमवार 17 फरवरी को V50 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर स्मार्टफोन के लॉन्च की जानकारी दी है और इसके कुछ फीचर्स शेयर किए हैं। स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 15 और 50 मेगापिक्सल का जेसिस टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा। जेसिस कैमरे को हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप और बेहतर लाइट इंटेंसिटी के लिए जाना जाता है। इस कैमरे में स्टैंडर्ड ऑटो फोकस लेंस और मैनुअल फोकस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं सेल्फी के लिए वीवो V50 में 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला ग्रुप सेल्फी कैमरा मिलेगा। भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन की कीमत 42,000 रुपए से शुरू हो सकती है। वीवो ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। हालांकि कंपनी ने इसे चार्ज करने के लिए चार्जर की जानकारी नहीं दी है। आधार कार्ड हमारे देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कई बार हम इसके खोने या फिर खराब होने के डर के कारण इसे अपने साथ नहीं रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसकी वर्चुअल कॉपी यानी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी होती है और ये सभी जगह मान्य भी है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के अनुसार वर्चुअल आधार या फिर E-आधार भी आधार कार्ड की तरह ही सभी जगह मान्य होगा। इसे डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद माई आधार सेक्शन में जाकर डाउनलोड आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अगले पेज पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा एंटर करें और फिर रिक्वेस्ट OTP बटन पर क्लिक कर दें। मोबाइल पर UIDAI की तरफ से एक OTP भेजी जाएगी, जिसे संबंधित बॉक्स में दर्ज कर दें और फिर डाउनलोड आधार पर क्लिक करें। आधार डाउनलोड होने के बाद नाम के शुरुआती 4 अक्षर और जन्म का साल दर्ज करके PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टोल टैक्स की वसूली को आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर करना है। यह नियम 17 फरवरी 2025 यानी आज से लागू हो जाएंगे। हर वाहन चालक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि उन्हें पेनल्टी या फिर दोगुना टोल टैक्स न देना पड़े। फास्टैग की मदद से टोल प्लाजा पर बिना किसी रुकावट के टोल शुल्क का भुगतान किया जाता है। इससे समय और ईंधन यानी फ्यूल की भी बचत होती है। फास्टैग बता दें कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है। इसे गाड़ी के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। यह वाहन चालक के बैंक खाते या फिर फास्टैग वॉलेट से अटैच होता है। नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या फिर रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फिर फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल टैक्स लिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अगर यूजर का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद रिचार्ज करता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत फास्टैग रिचार्ज करने पर भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा, साथ ही उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। इसलिए अगर किसी का फास्टैग ब्लैक लिस्ट है तो वह रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट के बाद फास्टैग रिचार्ज करा लें। ऐसा करने पर उनसे दोगुना चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे आपके खाते से कटा हुआ एक्स्ट्रा पेमेंट वापस हो जाएगा। फास्टैग ब्लैक लिस्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बैलेंस कम होने से लेकर KYC अपडेट न होने तक कई कारण शामिल हैं। पेनल्टी से बचने के लिए फास्टैग यूजर्स को टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना चाहिए। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।